अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम दूसरे पीरियड की तरफ चल रहे। इससे पहले पीरियड में हमने एन एपिटॉमी ऑफ करेज का मुख्तसरन जायजा लिया। आइए आज हम उस लेसन के दूसरे पीरियड और दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। शुरुआत हम कुछ यहां से करते हैं। एट द एज ऑफ 17 Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. 17 साल की उम्र में स्टीफन ने महसूस करना शुरू किया कि वो ज्यादा बेढंगा होता जा रहा है, यानी इम्बैलेंस होते जा रहे हैं और बगैर किसी वजह के एक दो मर्तबा वो तवाजुन खोने के बाद गिर भी गया। यानी 17 साल की एज में उन्हें पता चला कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। दिस परप्लेक्स्ड हिम एंड ही वेंट टू सी हिज फैमिली डॉक्टर। इसके बारे में वो बहुत फिक्रमंद थे और बहुत फिक्र में मुब्तला हुए और उन्होंने अपने खानदानी डॉक्टर के पास जाना पसंद किया या खानदानी डॉक्टर के पास गए। Who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease ALS और LOU। उनके खानदानी डॉक्टर ने ये बताया और ये कहा कि इसे एक इंतहाई शाज़ो नादिर यानी मीन्स कभी कभार होने वाला मर्ज है। ALS या LOU यूगरस डिजीज यानी उस बीमारी का नाम है जो डॉक्टर स्टीफन को 17 साल की उम्र से उसकी शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जब 17 साल की उम्र के थे तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगे, अपने आप को संभालने नहीं लगे, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से मुलाकात की। फैमिली डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद उनसे कहा कि तुम ALS या ALO हेगरिस इस बीमारी से गुजर रहे हो। ALS ये बीमारी जो है, अगर आप अपनी किताब में देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म वहां पर दिया है। A फॉर एमोट्रोफिक, L फॉर लैटरल और S फॉर स्क्लेरोसिस। ये उस बीमारी का नाम है जिससे स्टीफन हॉकिंग गुजर रहे थे या स्टीफन हॉकिंग को ये बीमारी हो चुकी थी। अफेक्टेड द नर्व सिस्टम, इसने जो है तो स्टीफन हॉकिंग के अज़बी निजाम पर असर डाला था। एंड इवेंचुअली वीकन्स ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी, और आखिरकार जिस्म के तमाम उज़लात को कमजोर करने लगी थी। स्टीफन सेज दैट इवन एज अ चाइल्ड हिज मसल कोऑर्डिनेशन वाज नथिंग टू राइट हिम अबाउट। स्टीफन का कहना था कि बचपन में ही इनके उज़लात का तालमेल कोई काबिल जिक्र नहीं था। इसे याद आता है कि इसके खत को देखकर इसकी एक उस्तानी ने गुस्से में लाल पीली हो जाती थी। He recollect that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy। fit of frenzy यानी गुस्से में आ जाना। यानी स्टीफन हॉकिंग का इस बीमारी की वजह से उनकी लिखाई पर भी असर हुआ था और उनकी लिखाई इतनी खराब हो गई थी कि उनकी एक लेडी टीचर उन पर उनकी इस लिखाई की वजह से बहुत गुस्सा होती थी। नॉर वॉज ही इंक्लाइन टूवर्ड द स्पोर्ट्स, और इसी तरह से वो स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी नहीं ले सकते थे। नेवरदलेस दिस डिजीज केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बहरहाल ये बीमारी उन पर एक आफत की तरह आधमकी थी। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी आफत की तरह उन पर मुसीबत बनकर ये बीमारी छा चुकी थी। How much time he had left on this planet was a very uncertain। ये इंतहाई गैर यकीनी था कि इस सैयारे पर इसका अरसा हयात कितना बाकी था। यानी स्टीफन हॉकिंग को इस बात का यकीन नहीं था कि
कि वो कितने साल और जिंदा रह सकते हैं। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड एंड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच। मर्ज के मुतालिक पेशेंट गोई बड़ी खराब थी और डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे, यानी वो ज्यादा कोई काम नहीं कर सकते थे या फिर उनके लिए कोई भी काम करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। अनडाउंटेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। मगर बगैर हौसला हारे स्टीफन ने अपनी तहकीक को जारी रखने का फैसला किया, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अनडाउंटेड यानी पीछे ना हटना, हिम्मत ना हारना। Continued his research and even got engaged to a Jane Wild, और बल्कि इसने एक लड़की जेन विल्ड से मंगनी भी कर ली थी। जेन वाइल्ड से उनकी मंगनी भी हो चुकी थी। हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, लेकिन हॉकिंस कहते थे हंसने में तंज जैसा महसूस होता था, लेकिन इससे अफसुर्दा मरहले पर इसने जिंदगी का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाना शुरू कर दिया था। यानी डॉक्टर स्टीफन का कहना था कि उनके हालात बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को कबूल कर लिया था और वो इसके साथ बिल्कुल जी रहे थे, इसके साथ वो मजे ले रहे थे। इट इज एट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगैन एंजॉयिंग लाइफ द मोस्ट। उनका कहना था कि जब से मुझे इस बीमारी का पता चला था, उसके बाद से मैं अपनी लाइफ को और लुत्फ के साथ जी रहा था और इंजॉयमेंट के साथ जी रहा था। यानी इस बीमारी ने मेरे हौसले को बिल्कुल नहीं तोड़ा था, बल्कि मैं हिम्मत के साथ जो है तो अपने काम को, अपने रिसर्च को जारी रख रहा था। दिस ही सेज वाज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट एंड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च वर्क विद रिन्यूड विगर। वो कहता है कि इसकी वजह यह है कि इसने इस लम्हे के लिए, इसने कहा कि इस लम्हे के लिए जियो, ये नजरिया हयात पर अमल शुरू कर दिया और नई कुव्वत से डॉक्टरी के लिए तहकीक को जारी रखा। विगर यानी कुव्वत, ताकत। उन्होंने इस बीमारी का अपने ऊपर कोई असर नहीं होने दिया और हिम्मत के साथ अपने रिसर्च को उन्होंने जारी रखा। इन द मेनवाइल, इसी दौरान द डिजीज वर्क इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड। इसी दौरान बीमारी आहिस्ता आहिस्ता स्टीफन के जिस्म पर काबू पाती रही और काबू करती रही। ही बिगैन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स, और इसे बड़ी हद तक माजूर बनाती रही। यानी स्टीफन हॉकिंग जो है, इन पर बीमारी का इतना असर हुआ कि वो धीरे धीरे और ज्यादा माजूर बनते चले गए। ही बिगैन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। इसने अपनी पीएचडी के लिए ब्लैक होल के तस्वुर का मुताला शुरू किया। उन्होंने जो पीएचडी की थी वो जमीन में जो ब्लैक होल होते हैं उस पर उन्होंने पीएचडी पर उन्होंने अपना रिसर्च मुकम्मिल किया। टू गेट हिज पीएचडी बाय दिस टाइम he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and his speech. जब तक कि उनकी पीएचडी मुकम्मिल होती, वो एक व्हीलचेयर तक महदूद हो गए थे और निहायत तेजी से हाथों और आवाज पर से अपना काबू खो रहे थे। यानी जब तक कि उनकी पीएचडी मुकम्मिल होती, तब तक वो मुकम्मिल व्हीलचेयर पर आ चुके थे और उन्होंने अपने हाथों पर और अपनी जबान पर से और अपनी स्पीच पर से अपना कंट्रोल खो दिया था। द स्टडी ऑफ ब्लैक होल स्पार्क हिज इमेजिनेशन। ब्लैक होल्स के मुताले ने इनकी कुव्वत फैसले को या कुव्वत इमेजिनेशन को शानदार नए तस्वुरात अता किए। ही मेड मेनी epoch making statement that shook established theories. इसने तारीखी सास बयानात दिए, यानी स्टीफन हॉकिंग ने कई ऐसे बयानात दिए जिन्होंने मुस्तहकम या मजबूत
नजरियात को हिलाकर रख दिया। साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगैन विथ, साइंसदान मानते थे कि इस कायनात का आगाज एक अजीम बिग बैंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर। अजीम एक आगाज एक अजीम तसादुम जिसका नाम बिग बैंग से हुआ है, इस तस्वुर को बेहतर तरीके से वाजे करने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने लाई अलजिब्रा इजाद किया। टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हिज ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजिब्रा। यानी स्टीफन हॉकिंग ने जो है अपनी थ्योरी को इस नजरिए के जरिए लोगों के सामने लाया, और ये थ्योरी जो है तो लोगों को इस थ्योरी ने और या साइंटिस्ट को इस थ्योरी ने मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया। सो डियर फ्रेंड, इट वाज द सेकंड पीरियड और सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात एक नए पीरियड के साथ होगी। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और 10वीं जमात में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें। आप मेरे ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उन क्वेश्चंस के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।